हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी शुक्ला एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके लिए समाज से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूं जो यूपी टेट, सी टेट और एसटीईटी, केवीएस जो भी एग्जाम्स में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और समाज से रिलेटेड, संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। इससे रिलेटेड अगर 2-4 क्वेश्चन ना हो तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर पूरा ही नहीं होगा। आइए देखते हैं समास। अब समास में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको सबको मैंने यहाँ पर लिखा है, जिससे कि आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और नोट करते चलिएगा। एक बुक लेके, एक अपना कॉपी और पेन लेकर बैठिए और नोट करते चलिए। पहली बात है, बातों को संक्षिप्त करना ही समास है। जैसे कि शक्ति के अनुसार, ये है शक्ति के अनुसार। इसे अगर हम संक्षिप्त करना चाहें, अनुसार, इसे अगर हम संक्षिप्त रूप में कहें तो क्या हो जाएगा? यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो अपनी बात को संक्षिप्त रूप में जब हमें कहना होता है तो उसको हम क्या समास के रूप में कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक जब पद, यानी कि 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, उनको संक्षिप्त रूप दे दिया जाता है तो समास होता है। और संधि क्या था? इसका बिल्कुल विपरीत है। उसमें 2 पद नहीं होते हैं, उसमें 2 या 2 वर्ण होते हैं। और 2 वर्ण जब उनको हम एक साथ ले आते हैं तो संधि हो जाती है। और 2 या 2 से अधिक शब्द, जैसे कि शक्ति के अनुसार, यहाँ पर 3 पद ये थे, इनको जब हम लोगों ने समाहित किया एक में तो ये समास हो गया, यथाशक्ति बन गया। ये शक्ति के अनुसार मैंने बता ही दिया। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बना, 2 या 2 से अधिक शब्द मिले और जो नया शब्द बना वो क्या हो गया? यथाशक्ति हो गया। और यही क्या हो गया? यही हो गया समास। समास में आपने एक तो देखा है समस्त पद लिखा रहता है। समस्त पद क्या होता है? एक होता है विग्रह लिखा रहता है, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। अब इन 4 बातों को समझ लीजिए, क्योंकि ये 4 बातें समास में समझ लेंगे तो आपको समास अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे कि समस्त पद, समास युक्त पद जो होता है वही होता है हमारा समस्त पद। जैसे कि यथाशक्ति, ये क्या है? समास युक्त शब्द है, क्योंकि यहां पर समास हुआ है तो ये समस्त पद यही हो जाएगा। ये हमारा क्या है? समस्त पद। और एक चीज ये है, ये विभक्ति जो थी यहाँ पर ये हट जाती है, तभी समास युक्त पद होता है। विभक्ति रहित होता है ये, विभक्ति रहित, यानी जब विभक्ति हट जाती है और एक हमारा समस्त पद निकल के आ गया, समास युक्त पद क्या हो गया? समास। अब देखिए इसमें पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। पहले वाला जो है ये हमारा पूर्व पद हो गया, यथा शक्ति हो गया उत्तर पद। उत्तर पद माने बाद वाला पद, पूर्व पद माने पहले वाला पद। तो यथा पूर्व पद हो गया, शक्ति उत्तर पद। और विग्रह क्या होता है? यही विग्रह है जो हमने इसको अलग अलग करके लिखा है, या ये शक्ति के अनुसार करके लिखा है। यथा शक्ति को जब शक्ति के अनुसार लिख दिया है तो ये क्या हो गया है? समास का विग्रह कर दिया है, इसको अलग अलग करके लिख दिया है तो ये हमारा हो गया विग्रह। विग्रह मतलब किसी चीज को अलग अलग करके लिख देना। ये तीनों चीजें मैंने बता दी हैं, समझ में आ गई होंगी। समास क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदों का मेल, ये बात भी बता दी है। देखिए यहाँ पर क्या है? 1, 2, 3 पदों के मेल से ये एक हमें समस्त पद प्राप्त हो गया। अब समास के कितने प्रकार है ये मैंने यहाँ
यहाँ पर लिख भी दिया था, 6 प्रकार का है हिंदी में। अव्ययी भाव, इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला वाला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला। कर्मधारय में विशेष्य और विशेषण भाव होता है। द्विगु में क्या होता है, संख्यावाचक होता है। दिक् माने होता है संख्या, द्विगु हमारा संख्यावाचक। यहाँ मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, फिर इसी वीडियो में समास को बहुत अच्छे रूप में भी दिखाया गया, अभी देखिएगा आगे। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि हमारा क्या, इसमें भी विशेषण विशेष भाव होता है, लेकिन इसमें क्या, कोई अन्य पद ही जाके हमारा, जैसे इनमें था प्रथम पद हो गया, इसमें कोई अन्य पद जाके प्रधान हो जाता है बहुव्रीहि में। सबसे पहला आपका है अव्ययी भाव समास। इसमें ये क्या है, अव्यय। सबसे अच्छी विशेषता है, अगर अव्ययी भाव समास को पहचानना है तो कोई ना कोई अव्यय दे रखा होता है। अव्यय होगा, पूर्व पद में अव्यय आपको मिल जाएगा, तो आप लगा दीजिए अव्ययी भाव समास। ये तो इसकी पहचानने की ट्रिक है, अव्यय देखेंगे तो लगा देंगे अव्ययी भाव। अब अव्यय होता क्या है, अव्यय ये होता है जैसे कि कोई भी लिंग हो, या स्त्रीलिंग हो या पुरुष लिंग हो, या आपका कोई भी वचन हो, एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन है, उसके आधार पर किसी भी प्रकार का शब्द में परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि ये अव्ययी भाव के उदाहरण है, देख लीजिए कि अव्यय इसमें क्या है, प्रतिदिन, यानी दिन दिन, प्रत्येक दिन भी कह सकते हैं या दिन दिन के बोल सकते हैं, प्रत्येक दिन। इसमें अव्यय क्या है, प्रति। अब आप प्रति किसी भी शब्द में लगा दीजिए, क्योंकि अव्यय है इसलिए जब आप कोई भी शब्द लिखेंगे उसमें प्रति लगा देंगे तो ना तो उसमें कोई परिवर्तन होगा, लिंग वचन किसी भी आधार पर वो कोई परिवर्तित रूप में नहीं आएगा। यही होता है अव्यय। सादर, आदर सहित, आदर सहित, इसमें आपका क्या अव्यय हो गया, साव्यय हो गया और आदर उसमें जुड़ा हुआ है। यथा हो गया इसमें, यथा समय में, समय के अनुसार। और रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात। कभी कभी इस तरीके के भी, अब आप कहेंगे रातों रात में तो हमें अव्यय नहीं मिल रहा है, तो कैसे अव्ययी भाव समास हो गया। तो रातों रात भी इस तरीके से अगर आ जाता है, रातों रात, रात रात, तो इस तरीके के उदाहरण भी अगर आपको मिल जाते हैं तो वो किस में आएंगे, आपके अव्ययी भाव समास में आएंगे। इस तरीके, रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात। ठीक है, जब आपको देखने किसी वर्ण की आवृत्ति देखने को मिले तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास ही होगा। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा, रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, कानों कान, तो वहां पर भी अब आप कहेंगे कि यहाँ पर अव्यय नहीं आ रहा तो अव्ययी भाव समास क्यों है, ये भी एक कंडीशन है अव्ययी भाव समास की, कि इस तरीके का कोई उदाहरण होगा तो आप अव्ययी भाव समास ही लगाएंगे जहां वर्णों की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति मतलब बार बार आ रहा है वर्ण वो। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा अव्ययी भाव समास। इसमें कौन सा पद प्रधान था, पूर्व पद, पहला पद प्रधान था, और पहला पद क्या था, अव्यय था। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में मैंने बताया आपको उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है इसमें। और एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तत्पुरुष जो है 6 प्रकार का होता है, जैसे कि कारक जो विभक्ति होती है, विभक्तियों के आधार पर इसको 6 प्रकारों में बांटा गया। कई बार एग्जाम्पल में आपसे कहते हैं कि बताइए इस एग्जाम्पल में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो उसको भी पहचानने का तरीका है। मैं आपको किसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें कारक भी पढ़ा दूंगी, यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त रूप में बता दे रही हूँ जिससे आपको ये वाला समास जो है क्लियर हो जाए। कर्म तत्पुरुष, अब विभक्तियां क्या होती हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रही हूं।
कर्ता ने, कर्ता से कोई मतलब नहीं क्योंकि कर्म से शुरू होगा हमारा। जो तत्पुरुष समास है कर्म से शुरू होता है, कर्म को प्रथम से कोई आपको मतलब नहीं है, करण से यहाँ पर के द्वारा के रूप में देखा जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान का होता है कारक चिन्ह के लिए, अपादान से, यहां भी से है। देखिए तृतीय में जो तृतीय विभक्ति आई उसमें भी है आपका से, और अपादान में भी से, लेकिन जब तृतीय विभक्ति में आएगा तो के द्वारा होगा, जैसे हस्तलिखित हाथ के द्वारा, और अपादान में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात। जैसे हस्त के द्वारा लिखित, तो आपकी तृतीय विभक्ति होगी, करण तत्पुरुष होगा। और अगर पथ से भ्रष्ट आया तो क्या हो गया, पथ से अलग हो गया। अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, और से जब के द्वारा के रूप में आए तो आपकी करण होती है। अपादान के बाद आएगा संबंध, संबंध का कारक चिन्ह है का, की, के। अधिकरण का कारक चिन्ह है में और पर। अधिकरण तत्पुरुष तब होगा जब आपको विग्रह करने पर में और पर मिलेगा। तो ये कारक, जो कारक का चार्ट है ये याद कर लीजिए, क्योंकि कर्म से लेकर आपका अधिकरण तक ये तत्पुरुष समास के अंदर आती है विभक्ति, और इसी के आधार पर तत्पुरुष समास के नाम रखे गए। जैसे करण तत्पुरुष, जब ये वाले चिन्ह आ जाएंगे, को आ जाएगा तो कर्म तत्पुरुष होगा, के द्वारा आएगा या से के द्वारा के रूप में तो करण तत्पुरुष होगा। संप्रदान के लिए क्या, के लिए आ जाएगा। तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप उसको जब विग्रह करेंगे तो देखेंगे कौन सा चिन्ह है, वही तत्पुरुष समास लगा देंगे। और यही इसकी एक विशेषता भी है, उत्तर पद प्रधान होता है और कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह जरूर मिलेगा। जब आप विग्रह करेंगे तो आपको विभक्ति चिन्ह मिल जाएगा, तो आप तुरंत लगा दीजिए कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, यश प्राप्त। यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब देखिए यहाँ पे कौन सा विभक्ति चिन्ह आ गया, विभक्ति चिन्ह आ गया आपका को कहाँ है, देखिए कर्म तत्पुरुष। ये चार्ट आपके माइंड में होगा तो आप तुरंत लगा देंगे, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। फिर सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए, इसमें दिया गया है हस्तलिखित। हस्त लिखित का हो जाएगा आपका हाथ के द्वारा लिखित। हाथ के द्वारा लिखित, क्योंकि के द्वारा मिल गया, के द्वारा मिल गया इसलिए कौन सी हो गई, करण तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया। उसके बाद संप्रदान का देख लीजिए उदाहरण। संप्रदान का चिन्ह क्या बताया, के लिए आ जाएगा। सत्याग्रह है तो सत्याग्रह का क्या हो जाएगा, सत्य के लिए आग्रह। क्योंकि आपको यहाँ पर के लिए चिन्ह प्राप्त हो गया तो कौन सा हो गया, संप्रदान। बस ये चिन्ह देखते जाइए, बहुत इजी है, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ये चिन्ह देखते जाइए और आराम से लगाइए कि के लिए आ गया, तुरंत संप्रदान तत्पुरुष लगा दिया। और अगर आपसे ये कैटेगरी ऐसे नहीं पूछी गई, खाली आपको तत्पुरुष ही लगाना है,
तो आप बस इतना देखिए कि हाँ विभक्ति आ रही है इसमें, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और कोई चीज नहीं, उत्तर पद प्रधान हो रहा है और विभक्ति आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए पथ से भ्रष्ट, ये मैंने बता ही दिया था अभी। पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ यहां पर क्या हो गया, अलग होने के अर्थ में आ गया कि अपने रास्ते से अलग हो गया, रास्ते से भटक गया, रास्ते से भटक गया, अलग हो गया। तो यहाँ पर कौन सा, अपादान तत्पुरुष हो गया। उसके बाद संबंध में सेना पति है, सेना का पति, किसका पति है, सेना का पति है। का आ गया तो काकी के क्या किस में आता है, संबंध में, तो यहां पर आपका संबंध तत्पुरुष हो गया। अधिकरण देख लीजिए, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया, पर मिल गया, और में और पर किसका होता है, अधिकरण तत्पुरुष का होता है। तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास हो गया, अधिकरण तत्पुरुष। तो बहुत इजी है और आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा तत्पुरुष समास। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी वीडियोस लेकर आएंगे हम लोग। फिर आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या होता है, पूर्व पद, पहले वाला पद आपका विशेषण होगा और दूसरा वाला पद विशेष्य होगा। जैसे कि नील गाय, गाय कैसी है, नीली है, गाय की विशेषता हो गई कि वो नीली है। तो इसमें क्या हो गया, पूर्व पद तो विशेषण हो गया क्योंकि ये आपका विशेष्य हो गया गाय, और इसकी विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो गया। तो अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो आपका कौन सा समास हो गया, कर्मधारय। नीली गाय, महाराजा, महान राजा। राजा की क्या विशेषता हो गई, राजा आपका विशेष्य हो गया, महा हो गया विशेषण, राजा की विशेषता हो गई कि वो महान, तो यहाँ कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय और बहुव्रीहि में इतना अंतर होता है कि उसमें इसमें क्या होता है आपका पूर्व पद विशेषण विशेष, उसमें विशेषण और विशेष्य मिलेंगे, लेकिन उसमें कोई अन्य पद प्रधान हो जाएगा जाके, तो वो बहुव्रीहि हो जाता है। अभी आगे बताऊंगी। लाल गुलाब, गुलाब की विशेषता है कि वो लाल है, लाल गुलाब। गुलाब की क्या, गुलाब आपका हो गया विशेष्य, लाल हो गया विशेषण, कर्मधारय समास हो गया। चौथा समास है द्विगु। द्विगु क्या, द्विगु में दिक, अगर आप संस्कृत में देखेंगे तो दिक से बना है द्विगु, और दिक का अर्थ होता है संख्या, दिक का अर्थ होता है संख्या। तो जो संख्यावाची होगा और समूह का बोध कराएगा, समूह का बोध कराएगा, और पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा और किसी समूह का बोध कराता होगा, तो वहां आपका कौन सा द्विगु समास होगा। जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह, समूह का बोध करा रहा है, और संख्यावाचक है पहला जो भी आपका पद है। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। जब आप विग्रह करेंगे, कोई पद दे रखा है तो उसमें क्या, पहला पद आपको संख्यावाची मिल गया और वो समूह का बोध करा रहा है, इसलिए द्विगु समास लगा दीजिए, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। फिर है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत इजी है, जब कहीं पर और लग के आ जाए या आपको ऐसे योजक चिन्ह मिल जाए, जैसे माता पिता,
अगर आपको विग्रह होकर आएगा, एग्जाम्पल दिया गया होगा विग्रह वाला और पूछा गया होगा समास कौन सा है, माता और पिता लिखा होगा, और मिल जाएगा, एवं मिल जाएगा। जब ये योजक चिन्ह होता है, ये लगा रहेगा तो आप लगा दीजिए तुरंत द्वंद्व समास। जैसे कि उदाहरण राधा कृष्ण, विग्रह करेंगे तो राधा और आ जाएगा, योजक हटके उसके स्थान पर और आ जाएगा, राधा और कृष्ण, माता और पिता। बहुत इजी है। अब बहुव्रीहि समास और देख लीजिए, क्योंकि आपका कर्मधारय और बहुव्रीहि इनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसी के एग्जाम्पल पेपर में बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। बहुव्रीहि समास, इसमें आपका कोई पद प्रधान नहीं होता है, किसी पे पूर्व पद प्रधान है, किसी में उत्तर पद प्रधान, लेकिन इसमें कोई अन्य पद ही जाके प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। किसमें, बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे कि नीलकंठ है, नीला है कंठ जिनका, किसका नीला कंठ है, नीला कंठ आपका किसका है, शिव जी का। तो यहां पर शिव जी जो कि अन्य पद हैं, शिव जी प्रधान हो गए, इसलिए कौन सा, बहुव्रीहि समास हो गया। और दशानन, दस है सिर जिनके, किसके दस सिर है, रावण, यहां पर रावण प्रधान हो गया, इसलिए क्या हो गया आपका, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर आपका एग्जाम्पल है लंबोदर, लंबा है उदर, उदर माने क्या होता है, पेट, जिनका, कौन है, किसका लंबा पेट है, गणेश जी का। गणेश जी यहाँ पर अन्य पद हो गए, अन्य पद प्रधान हो गया, इसीलिए बहुव्रीहि समास हो गया। कर्मधारय में कोई अन्य पद प्रधान नहीं होगा जाके, इसीलिए बस इतना ही अंतर है इसमें। इसमें क्या है, विशेष विशेषण भाव तो दिख रहा है लेकिन अन्य पद प्रधान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहीं पर आपका समास का चैप्टर समाप्त होता है और बहुत ही छोटे रूप में मैंने आपको समझाया और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।